हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज अपन बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक स्थिति और उसके बाद हम वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में भी आरंभ के कुछ पोर्शन को कवर करेंगे। तो अपन ने लास्ट वीडियोज में पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, क्या उसका सिविलाइजेशन था, क्या उसकी विशेषताएं थी और किन किन क्षेत्रों में उसके अवशेष मिले हैं। अब उसके अपन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियों का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहला है राजनीतिक स्थिति। इसमें ये साक्ष्य मिले हैं कि पुरोहित वर्ग का उसमें प्रभुत्व रहा है और पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी। और राजनीतिक स्थिति में ज़्यादा उसमें विस्तार से कोई वर्णन हमें नहीं मिला है। सामाजिक स्थिति के बारे में कि पहला मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे जिसमें लेडीज घर की मुखिया होती थी। समाज 4 भागों में विभाजित था। पहला पुरोहित वर्ग, सेकंड व्यापारी, थर्ड किसान और चौथा श्रमिक वर्ग। पुरोहित वर्ग का मुख्य काम पूजा पाठ और उपदेश देना था। व्यापारी व्यापार का काम देखते थे, किसान खेती बाड़ी और श्रमिक दूसरे काम, तो कंस्ट्रक्शन से लेकर सारे काम देखते थे। बड़ी मात्रा में माता देवी की मूर्ति मिली है। लोग शांति प्रिय थे, इसलिए यहाँ पर अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिले। महिला और पुरुष दोनों श्रृंगार करते थे एवं जवाहरात पहनते थे। लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे अर्थात सर्वाहारी थे। शतरंज और मुर्गे की लड़ाई इनके प्रिय खेल थे। अंतिम संस्कार की तीनों विधियों का प्रचलन था: पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार। समाधान का मतलब होता है कि जमीन गाड़ना। फिर वहाँ के लोग आत्मा व पुनर्जन्म के विश्वास करते थे। लोथल में 3 और कालीबंगा में से एक युग्मित समाधान मतलब इसमें जोड़े में बॉडी को दफनाया गया है। अब बात करते हैं धार्मिक स्थिति पर। वहाँ के लोग धार्मिक बहुदेववाद में विश्वास करते थे। पुरुष और महिला दोनों देवताओं को पूजते थे। फिर इस काल में देवताओं की मूर्तियाँ मिलती है, लेकिन इनके मंदिर बनना आरंभ नहीं हुए थे। लोग काफ़ी अंधविश्वासी थे, जादू टोने टोटके में विश्वास करते थे। फिर बलि प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में हवन कुंड भी मिले हैं। यहाँ वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा और योनि पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। लिंग मतलब शिवलिंग की बात कर रहे हैं और योनि पूजा का मतलब है माता। इन्हें ध्यान व योग का ज्ञान था। मोहनजोदड़ो में एक पुरानी मोहर भी मिली है जिस पर आद्य शिवा का चित्र मिलता है। सर जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपतिनाथ कहा है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति। अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी। अधिशेष उत्पादन होता था, मतलब आवश्यकता से ज़्यादा, जहाँ पे जिन्हें बड़े शहरों और बाज़ारों में बेचते थे। गेहूँ, चनों, चरसा, मटर, रागी आदि प्रमुख फसलें थी। इन्हें चावल बाजरे का ज्ञान नहीं था। लोथल में चावल के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर में चावल की भूसी मिली है। रंगपुर उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है। सौतुगई जो अफगानिस्तान में है, वहाँ पे नहरों के भी साक्ष्य मिले हैं। ऑक्सस रिवर के स्थान किनारे पर ये प्लेस स्थित है। धौलावीरा में जलाशय के साक्ष्य मिले। यहाँ लोग पशुपालन भी करते थे। गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली इनके प्रिय पशु थे। यहाँ के लोग ऊँट, घोड़ा, हाथी से परिचित नहीं है, लेकिन घोड़े के अवशेष जरूर मिले जो अपन ने अर्लियर वीडियो में डिस्कस किया था। व्यापार, विदेशी व्यापार होता था। सारगौन में अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुआ भी कहा गया है। मेलुआ नाविकों का देश कहा जाता है। मेलुआ हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। सारगौन अभिलेख में कपास को सिंडन कहा गया है और कपास की सर्वप्रथम खेती भारत में ही हुई है। दिलमुन, बहरीन व या ओमान में मध्यस्थ का काम करते थे। मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था, वस्तु विनिमय के ही होता था। यही व्यापार का मुख्य स्रोत था। फिर लोग सोना और चांदी का प्रयोग करते थे। लोहे से ज़्यादा परिचित नहीं थे। तांबे व टीन से कांस्य बनाते थे और उसका बर्तनों का यूज़ करते थे। बालाकोट जो कि पीओके में स्थित है, शंख उद्योग के भी अवशेष मिले हैं। अब बात करते हैं लिपि का। इन्हें लिपि का ज्ञान था। इनकी लिपि मुख्यतः चित्रात्मक रूप से थी और जो
दाएं से बाईं ओर की लिखी जाती है। इसे गोमूत्राक्षर लिपि भी कहा गया है। इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं। इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। अब बात करते हैं मूर्तियाँ एवं मोहरे। यहाँ 3 तरह की मूर्तियाँ मिली। पहली पत्थर की, सेकंड धातु की और तीसरा है टेराकोटा। टेराकोटा को मृणशिल्प को कहते हैं, जो कि मिट्टी को पका के बनाई जाती है। मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो कि धातु की थी, जिसके बारे में पहले के वीडियो में बात की है। जैमाबाद से धातु का रथ मिला है। मोहनजोदड़ो में पत्थर की पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है। टेराकोटा की मातृदेव की मूर्तियाँ भी मिली हैं। ज़्यादातर मोहरे सेल खड़ी की बनी हुई है और ज़्यादातर मोहरे चौकोर होते थे। सेल खड़ी के मतलब मिट्टी से बनाते थे सेल। फिर मोहरे वस्तुओं की गुणवत्ता व व्यक्ति की पहचान का द्योतक होती है। मोहरों पर एक सिंगा या एक सिंगी का चित्र सबसे बना हुआ है। और मोहनजोदड़ो हड़प्पा में ये सबसे बड़ी मात्रा में मोहरे प्राप्त हुई है। इसमें कुबड़ वाले सांड के भी चित्र अंकित होते थे। फिर बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। ऐसा क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया? तो इसके लिए डिफरेंट दार्शनिकों के डिफरेंट ओपिनियन हैं। जैसे गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर के अनुसार आर्यों के आक्रमण के कारण संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई। SR राव और सर जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता और जलवायु परिवर्तन भी इसका एक मुख्य कारण रहा होगा। जैसे अपन ने मोहनजोदड़ो मूवी में देखा भी है कि नदियों की दिशा बदल जाती है। अमलानंद घोष और यूएनएलजी ने प्राकृतिक आपदा और माधव स्वरूप वत्स के अनुसार नदियों ने अपना रूप बदल दिया। निष्कर्ष, इतनी बड़ी विशाल सभ्यता के पतन के बहुत सारे कारण रहे होंगे और ये एक उचित बात भी है। कालीबंगा, राखी खड़ी और धौलावीरा पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के स्थल कहा जाता है और रंगपुर और रोजदी उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के स्थल कहे गए हैं। सो फ्रेंड्स, ये था अपन सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन पढ़ा। इस वीडियो के अगले भाग में अपन वैदिक कालीन सभ्यता का भाग के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके ग्रंथ और उसकी विशेषता और सबके बारे में वर्णन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे जिसमें अपना UPSC और RPSC के रिलेटेड ज्ञान वर्धन होता रहेगा और इसमें हम सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।